हमारे साथ देश के रेल मंत्री खास मेहमान हैं। आज इस खास अंक में हम उनसे चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले साल में भारतीय रेल ने कितनी प्रगति की है। सुरेश प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ में। कैसे देखते हैं आप पहला साल मोदी सरकार, रेल मंत्रालय की सबसे बड़ी 3 उपलब्धियां? देखिए, एक तो हमने, आपको पता है कि और मंत्रालयों में जो नहीं होता है जो रेल में होता है वो है कि हमारा एक बजट बनता है। रेल मंत्रालय ही एक ही मंत्रालय है मंत्रालय से अलावा जो अपना खुद का अलग से बजट बना दिया। तो हमने पूरी रेल की आज की जो स्थिति का अध्ययन किया, हमने देखा कि काफ़ी सालों से रेल में निवेश नहीं हुआ है। इसके कारण आज गाड़ियाँ बहुत देर चलती है। बहुत सारी जगह पर लोगों की जो शिकायत है इसके लिए है कि खान पान सेवा ठीक नहीं है। लोगों की शिकायत है क्योंकि बेड्स के लिनन है वो ठीक तरह से नहीं मिलते। हमने देखा कि बहुत सारे समय पर लोग चोरी भी होती है, आरपीएफ भी लोगों से बर्ताव नहीं करता। ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं थी। और जो गाड़ी विलम्ब से आने की जो खास वजह यही है कि जहाँ पे यहाँ से मुंबई से दिल्ली से जो कलकत्ता जाने की लाइन है उसमें बहुत सारे अंतर पर, खास करके मुगल सराय थे इलाहाबाद, इसे लेकर 150% से ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा यातायात की जा रही है। उसकी वजह से पूरी सिस्टम कोलैप्स होने की स्थिति में है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने बजट में ये सोचा कि हम सही माने में ये सभी बिंदुओं के ऊपर काम करेंगे। पहले वो ये हुआ करता था कि हम बजट 1 साल का करते थे, हमने तो 1 साल का ही किया। लेकिन 1 साल के बजट में पूरी काम हो नहीं पाता है, क्योंकि यदि नई लाइन डालनी है तो उसके लिए 3 से 5 साल लगते हैं। तो हमने कभी 3 या 5 साल का सोचा ही नहीं, हमने 1 साल का सोचा। इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट, 8-10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, जिसकी घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था, योजना में कुछ थोड़ा थोड़ा धन दिया गया और वो अलग अलग जगह पर ऐसी पड़ी है। उसमें कारण देश का नुकसान भी हुआ, क्योंकि जो उसमें निवेश डाला वो भी मुफ्त गया, क्योंकि वो पूरी नहीं हो पाई। और साथ साथ में लोगों को ये आकांक्षा हुई कि अब ये योजना बनेगी। तो इसके लिए हमने तय किया कि हम डबलिंग और ट्रिपलिंग, जिसमें बहुत कम समय में सबसे ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकता है। दूसरा, ट्रैफिक फैसिलिटी। जैसे अभी आप इलाहाबाद से मुगल सराय का लाइन लेंगे तो वहाँ पे तो इतनी बड़ी कठिन समस्या कि मुझे लगता है कभी रेल कैसे चलती है, भगवान के सहारे चलती है। तो उसके लिए ठीक करने के लिए हमने वहाँ पे ट्रैफिक फैसिलिटी, जैसे लूप बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है। तो मुझे लगता है ये सभी योजना पूरी होने के लिए तो लाख लगेंगे। लेकिन बजट में हमने 5-6 बिंदुओं के ऊपर ध्यान दिया था, जो आपके पहले साल के आपको पूछना चाहते कि हमने बजट का इन्हें फाउंडेशन स्टोन, जो पूरी तरह से आगे आने वाली रेल की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, सभी बिंदुओं के ऊपर ध्यान देके हमने बजट बनाया। बजट के पहले हमने व्हाइट पेपर, श्वेत पत्रिका निकाली, वो हमने पूरे देश के सामने रखी, जिसमें हमने सभी चिंताओं के बारे में लिखा था। हमने किसी को भी, मैंने पिछले सरकार को, पिछले मंत्रियों को कुछ हमने दोष नहीं लगाया कि आपने ये नहीं किया, इसके लिए हुआ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने सिर्फ कहा रेल की क्या स्थिति है, क्योंकि पहले श्वेत पत्रिका में ऐसा भी हुआ था कि उसके पहले जो मंत्री थे उनके खिलाफ वो श्वेत पत्रिका का इस्तेमाल किया। मैंने कहा राजनीति का ये अड्डा नहीं है, यह है सही माने में देश की रेल को ठीक करने का, जो देश की संपत्ति है, देश के सभी लोगों की जीवन से निगड़ित है। इसके लिए हमने बजट बनाया। तो मैं ये मानता हूँ हमारी ये बड़ी उपलब्धि है कि हमने सही माने में बजट बनाया। लेकिन हमने उस पर ही निर्भर नहीं रहे। पहले साल में हमने अभी 36 दिन में, जब इस साल पूरे होने के पहले ही, लेकिन यानी 1 अप्रैल से हमारा नया जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसके 36 दिन में, 1 अप्रैल से लेकर 6 मई तक, हमने 39 ऐसी जो घोषणाएं थी जिसके बारे में हमने कहा था, जो कस्टमर सर्विस पे थी। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ। हमने ई-कैटरिंग शुरू किया। पहले क्या था कि लोगों को खान पान सेवा ठीक नहीं, आपको खाना लेना है तो रेलवे से लीजिए, दे लीजिए। तो हमने कहा ये नहीं, आप जहाँ से चाहिए वहाँ से खाना मंगवा सकते हैं। उसके लिए अप्रूव्ड वेंडर की लिस्ट है, वो आपको आके वो आपके सीट पर डिलीवर किया जाएगा। हमने 5 मिनट टिकट की बात की थी, आपको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू है अभी 5 मिनट का, कुछ जगह पर, चेन्नई वगैरह जगह में हमने कहा कि आप वहाँ जाके टिकट को खरीद सकते हैं, और पूरी देश में अभी उसको लगाएंगे। हमने महिलाओं की जो कठिनाई थी, महिलाओं को, यदि इसके लिए ऐप बनाया कि जो महिला कभी भी संकट में आती है तो वो फ़ोन कर सकती है, उसको इमीडिएटली एक व्हाट्सएप ऐप कर सकते हैं, तो इमीडिएटली अगले स्टेशन पे पुलिस उसको करने की कोशिश करेगी। हम बहुत ही जल्द इस साल में एक मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज और मैकेनाइज्ड फूड किचन्स, बेस्ट किचन बनाएंगे, ताकि लोगों की जो आज जो शिकायत है कि कंबल ठीक नहीं मिलता, ऐसा हम यूज़ करें तो लगता है किसी ने दूसरे ने तो इसका इस्तेमाल नहीं किया था। सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री बनाएंगे, ताकि अच्छा तो आपको कंबल मिलेगा पहनने के लिए, आपको दूसरी तरह से खाना के लिए भी हम बेस्ट किचन बनाएंगे, यानी हॉट मील मिलेगी। बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स है जहाँ पे आज पेंट्री कार ही नहीं है,
और सफ़र लंबा होता है। तो हमने भी ये निर्णय किया है कि अभी उसमें समय लगेगा, क्योंकि पेंट्री कार का ऑर्डर हमने कर दिया, अभी हो जाएगा, उसमें काम लगेगा। लेकिन जहाँ जहाँ लंबा सफ़र है वहाँ तक लोगों के लिए पेंट्री कार का भी हम अभी प्रावधान करेंगे, ताकि लोगों को खाना मिलेगा। नहीं तो लोगों की शिकायत होती है। अमूमन रेल मंत्री जो हैं वो बजट में लोक लुभावन वायदे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन सुरेश प्रभु आए, उन्होंने कोई नई ट्रेन चलाने की घोषणा नहीं की, कोई लोक लुभावन वायदा नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बुनियादी सवाल है उसको हल करने की कोशिश की। क्या कुछ रहा जहन में रेल बजट तैयार करते वक्त? देखिए, ये हमने इसीलिए नहीं किया कि हम कुछ हटकर बात करना चाहते, ऐसा नहीं है। लेकिन सही माने में देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर निदान करता है कि आपको ये बीमारी है, तो बीमारी आपको ठीक करनी है तो दवा तो लेनी पड़ेगी, लेकिन आपके ज़िंदगी में, लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। हम दोनों नहीं करेंगे तो मरीज ठीक नहीं होगा। दवा तो लेनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में हमारी जो जीवन पद्धति, जीवन शैली है, उसमें भी बदलाव लाना होगा। तो हमने दोनों करने की कोशिश की है। हमने ये कहा कि सही माने में रेल को ठीक करने के लिए, जैसे मैं कहा, डबलिंग, ट्रिपलिंग, ट्रैफिक फैसिलिटीज़, इसलिए सभी चीज़ें करें तो ही आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। साथ साथ में कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए, और एक साल की बात नहीं है, एक साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में हम करते जाएंगे। यदि ये प्रोजेक्ट इस तरह से पूरे होते हैं तो मुझे लगता है कि ज़रूर इसका लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरी बात, हमने कहा कि आम जनता की जो सुविधा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमने प्रथम हमारी रेल बजट में 70% रेल बजट तो सिर्फ आम आदमी, गरीब लोगों की सुविधाओं को ठीक करने के लिए दिया गया है। हमने उनकी दिक्कतों को जानने की कोशिश की है और हमने कहा कि इनके लिए हम ठीक करेंगे। अभी हम स्वच्छता अभियान चलाने जा रहे हैं, उसमें भी हम ये सोचे कि गरीब आदमी जो है वो, उसके लिए दूसरा चारा नहीं, वो दूसरा कहीं नहीं जा सकता, टॉयलेट उसको जाना पड़ेगा। दूसरी तरह से पानी है, 10 रुपये में बॉटल मिलती है। तो हमने कहा कि हम क्यों ना अच्छा आरओ प्लांट लगाए, स्टेशन के ऊपर अच्छी तरह से फिल्टर्ड वाटर लोगों को 1 रुपये में मिल सकती है, जो 15 रुपये में लोगों को लेनी पड़ती थी, 10 रुपये लेने पड़ती थी। वो फिर बॉटल भी नहीं फेंकेंगे स्टेशन के ऊपर या ट्रैक्स पे, तो वो भी क्लीन रहेगा। तो ये हम सभी चीज़ों के ऊपर आम आदमी को ध्यान में रखते हुए हम काम करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है रेल में सफ़र करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो लोग हैं कि जिनके लिए रेल के अलावा दूसरा कोई पर्याप्त साधन यातायात के लिए नहीं है। आपकी कार्यकुशलता जो है उस पर किसी को संदेह नहीं है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप पर भरोसा किया, और जो देश की जनता है उसकी भी बड़ी अपेक्षाएं हैं। क्या लगता है कि जनता की अपेक्षाओं पर और प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना कितना चुनौती मानते हैं आप? नहीं, तो चुनौती ज़रूर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने पहले टाइम रेल के बारे में हमेशा सोचते हैं। वो कहाँ भी जाते हैं तो रेल के बारे में सोच के, रेल के बारे में ठीक करने की कोशिश करते, क्योंकि उनको मालूम है कि रेल आम जनता के लिए है, रेल देश को बदल सकती है, रेल की आर्थिक पूरा जो ढांचा है उसमें सुधार ला सकती है, और रेल सामाजिक परिवर्तन का भी एक साधन बन सकती है। इसके लिए उनकी अपेक्षा पूरी करने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वो उतना हमको समर्थन भी दे रहे हैं। आम जनता की अपेक्षा पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती की क्या बात है, क्योंकि रोज़ 3 करोड़ लोग रेल से सफ़र करते हैं। किसी को भी कोई हमारा टीसी ठीक तरह से बर्ताव नहीं करता तो शिकायत करेगा, अरे वो रेल ठीक नहीं कर रही है। खाने में कुछ भी ठीक तरह से उनको पसंद का बात नहीं आती है, वो शिकायत करेंगे। कहाँ भी जाके कोई गंदगी दिखेगी तो शिकायत करेंगे, और सही भी है, मैं उनको गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन ये अपेक्षाओं को पूरा करना मैं मानता हूँ चुनौती। इसके लिए मेरी विनती सबको यह है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर, सब मिलकर, साथ मिलकर रेल को ठीक करें। साफ सफाई करना ये रेल का काम है, लेकिन गंदगी न करना लोगों की भी एक उनके लिए भी एक काम बन सकता है। क्यों ना हम मिलके काम करके हम गंदगी न होने देंगे, ताकि साफ सफाई करना रेल का जो काम है रेल ठीक तरह से कर पाएंगे। खान पान सेवा अच्छा देना, सुरक्षा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ साथ में ये भी हो सकता है, तो मैं मानता हूँ ये रेल का सफ़र दोनों के लिए बहुत ही अच्छा और आह्लाददायी हो सकता है। कई समितियां बनी, राकेश मोहन समिति की भी पहले रिपोर्ट आई, कहा गया कि घाटे की रेल है और इसे निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। लेकिन सुरेश प्रभु रेल मंत्री बनते हैं, फंड्स की काफ़ी पहले कमी थी, फंड्स की कमी अब नहीं रही। क्या कुछ किया आपने, कैसे, किस तरीके से ये जो घाटे की रेल है इसको आगे बढ़ाने के लिए, मुनाफे की रेल बनाने की कैसे कोशिश की आपने? देखिए, ये जो अलग अलग समितियाँ, राकेश मोहन समिति का रिपोर्ट था, अभी विवेक देबरॉय समिति ने भी रिपोर्ट दिया है। ये सभी रिपोर्ट में क्या कहा है कि रेल को ठीक करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे धन की ज़रूरत है। धन सरकार के पास मर्यादित है, सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि आज रेल के पास आमदनी के 2 स्रोत हैं। एक तो है किराया बढ़ाया जाए, या तो फ्रेट का, माल भाड़े का किराया बढ़ाया जाए, वो भी अल्टीमेटली लोगों के ऊपर ही बोझ आता है। तो ये दोनों के अलावा एक है कि जो
केंद्र सरकार से हमारे जो फाइनेंस वित्त मंत्री है वो अपने बजट से जो देते हैं, वित्त मंत्री भी कहीं ना कहीं से बोरो करके ही हमें दे रहे हैं, वो भी कर्जा ही ले रहे हैं। तो हमने सोचा, और उसके लिए उनकी भी एक कठिनाई है, वो एक सीमित स्तर पर ही हमें दे सकते हैं। उन्होंने बढ़ाया ये सर 10,000 करोड़, लेकिन ज़्यादा कितने बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा ये सभी रिपोर्ट का यदि आप जायजा लेंगे या सब चीज़ों के ऊपर सोचेंगे तो ये मूल कारण क्या है रेल की आज कठिनाइयों का, कि निवेश नहीं है। तो निवेश नहीं है, और निवेश करने के लिए 3 ही स्रोत है, कर किराया बढ़ाया जाए, माल बढ़ाया जाए और वित्त मंत्री कुछ पैसा दे। वो तीनों स्रोत मर्यादित होने के कारण, और पहले 2 स्रोत में यदि आम जनता के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, इसके टालने के लिए हमने कहा हम जाएंगे और पैसा लाने की कोशिश करेंगे। आज हमने LIC से पैसे लेंगे। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो मल्टीलेटरल एजेंसी है जिसमें भारत पहले से है, कोई विदेश के लोग नहीं है। साथ साथ में हमने हमारी कोल मंत्रालय से, हमने कोयला मंत्रालय से एग्रीमेंट किया, हमारी इस्पात मंत्रालय से एग्रीमेंट किया। उनके पैसे हम लाइन लगाएंगे, उनको भी लाभ होगा क्योंकि उनका ज़्यादा यातायात हो सकेगी, हमारे लिए भी अच्छी बात होगी क्योंकि हमें पैसा न लगाते हुए हमारी आमदनी बढ़ेगी। हमने साथ में टैक्स फ्री बॉन्ड्स है, उसके लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो वित्त मंत्री बनाएंगे 2 लाख करोड़ का, उसमें भी हम उससे पैसा मिल सकता है। और साथ में वित्त मंत्री 40-50 हज़ार करोड़ साल का हमें देंगे, तो उससे भी 2 लाख करोड़ आएंगे। तो इसके कारण पूरी तरह से हमारी जो निवेश करने की जो आवश्यकता है, उसमें जो धन की ज़रूरत है वो हमें पूरी तरह से मिल जाएगी। अब हमें लेना होगा यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रेल मंत्री से जानने की कोशिश करेंगे कि हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन का जो सपना प्रधानमंत्री का सपना है, वो सपना कब तक साकार होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। पहला साल मोदी सरकार। हमारे साथ खास मेहमान हैं देश के रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु। सुरेश जी, कहा जाता है कि जो भारतीय रेल है वो जो जनता की रेल है, कॉमन पीपुल की रेल है। प्रधानमंत्री लगातार कॉमन पीपुल की बात करते हैं, लेकिन जो जनता के मन में कहीं ना कहीं जो आकांक्षाएं हैं, जो उनके सपने हैं, उस सपने पर भारतीय रेल कई बार ऐसा माना जाता है कि आपने भी चर्चा किया कि मुसाफिर कई बार आक्रोश में होते हैं कि ट्रेनों पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उस पर काफ़ी भीड़ देखी जाती है, लोग लटक कर चलते हैं, चप्पलें छूट जाती हैं, जनता का सवाल कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्रयास है वो इस प्रयास की में कुछ नया पंख लग सकेगा? देखिए, बिल्कुल सही है, और ये दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को आज सफ़र करने के लिए छत के ऊपर जाके भी सफ़र करना पड़ता है। इसकी वजह क्या है कि आज जो हमारी कैपेसिटी है उससे बहुत बड़े उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर लोग सफ़र कर रहे हैं। यानी 100 की कैपेसिटी है तो 150 सफ़र कर रहे हैं, 150 लाइन पे ऊपर, लेकिन 200-300 भी सफ़र कर रहे हैं। किसको टिकट नहीं मिलता, इतने लोग की क्राउडिंग हो जाता है। तो इसके लिए 2 ही राय है, एक ही मुझे लगता है इसका मिसाल हो सकती है, सॉल्यूशन हो सकता है। एक, आपको कैपेसिटी बढ़ानी होगी। ट्रैक जब तक नहीं बढ़ेंगे, ट्रैक की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक आप उसमें ज़्यादा ट्रेन नहीं चला सकते। ट्रेन चलाने के लिए भी पटरी की ज़रूरत है, और पटरी पे पहले ही पैसेंजर ट्रेन भी चलते हैं, उसमें फ्रेट ट्रेन भी चलती है, और फ्रेट ट्रेन नहीं चलेगी, गुड्स ट्रेन नहीं चलेगी, तो हमें 2/3 जो हमारा जो पैसा आता है वो भी नहीं आएगा। इसके लिए दोनों एक ही जगह पे चलने, तो कैपेसिटी बढ़ाने की पहले लाइन कैपेसिटी बढ़ानी होगी। तो हमने लाइन कैपेसिटी बढ़ाने की शुरुआत की। साथ में हमने जो लोग सफ़र करते हैं उनकी सफ़र ठीक होने के लिए हर डिब्बे का इंटीरियर चेंज करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को काम दे दिया है। वो इस तरह बनाएंगे कि सफ़र के समय उनको ठीक तरह से चलने की मुद्द है। बाद में हम उसको और ज़्यादा ट्रेन भी चला सकते हैं, ताकि लोगों को जितनी मांग है उससे भी हम आपूर्ति करने की कोशिश करेंगे। 5 साल में हमारी ये पूरी तरह से कोशिश रहेंगी। आज की जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए दुर्भाग्य से हमें यही करना पड़ेगा जो करने की ज़रूरत 10 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, जो हमने नहीं किया। क्योंकि हमने 10 साल पहले नहीं किया, 20 साल पहले नहीं किया, आज मैं वो काम बहुत जल्द नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 10 साल 20 साल नहीं किया था। 10 साल 20 साल पहले शुरुआत कर देते, आज नौबत ही नहीं खड़ी होती। लेकिन आज नौबत खड़ी हो गई, इसके लिए मैं ये नहीं समझता हूँ कि जो 10-20 साल पहले नहीं किया गया उसको भी आज मैं पोस्टपोन कर दूँ। मैं आज ही करने की शुरुआत कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि जो हमारे यूपी के भाई है, बिहार के भाई है, जो हमारे अलग अलग स्थानों पर जाने वाले मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जिनके लिए नौबत आती है, उनको मैं पहले तो उनकी माफ़ी मांग के कहता हूँ कि ये नौबत टालने के लिए हम कोशिश करें,
आपको ज़रूर हम राहत देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो समय लगेगा वो आप दुर्भाग्य से मैं नहीं टाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। 3 साल 5 साल तो कम से कम नई लाइन डालने के लिए जाते हैं, और नई लाइन नहीं डालेंगे तब तक नई ट्रेन नहीं डाली सकती। नई ट्रेन जब तक नहीं जाएगी तब तक भीड़ नहीं कम होगी। ये दुर्भाग्य से वस्तुस्थिति है। जो आम जनता है वो साधारण डब्बों में सफ़र करती है, और कहीं ना कहीं जो साधारण डब्बे हैं, जितने बड़े बड़े ट्रेन हैं उसमें फैसिलिटी देने की बात होती है, राजधानी शताब्दी में सुविधा देने की बात होती है, वाईफाई देने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो कॉमन पीपुल है वो साधारण डब्बों में चलते हैं, उसकी संख्या नहीं बढ़ाई जाती है। ये बिल्कुल सही है, और इसीलिए मैंने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में देश की अहम संस्था है, उनको हमने यही कहा कि बिल्कुल सर्वसाधारण आम आदमी जहाँ से जाता है, ऐसे जो डिब्बे है उसका रीडिज़ाइन कीजिए, उसमें इस तरह से डिज़ाइन कीजिए कि ताकि उसमें अच्छी तरह से सुविधाएं लोगों को दी जा सकती है। यही बिल्कुल सही आपने कहा, यही हमारी इरादा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि कुछ भी देश में बदलाव लाना है तो देश बदलेगा, लेकिन देश का जो बदलेगा वो बदलाव का लाभ हमारे गरीब से गरीब आदमी को मिलना चाहिए। तो रेल बदलेगी, लेकिन रेल बदलेगी तो वो बदलाव का लाभ जो है उसका जो सबसे बड़ा किसी को यदि बेनिफिट मिलना चाहिए तो हमारे आम आदमी गरीब आदमी को मिलना चाहिए। बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन की बात प्रधानमंत्री भी करते रहे हैं, चीन, कोरिया समेत कई देशों से आपने समझौते भी किए हैं। क्या लगता है कि जनता की जो आकांक्षा है उसको एक बेहतरीन तोहफे के रूप में कब तक भारतीय रेल पेश करने की कोशिश करेगी? हमने 2 रूट्स के ऊपर, वैसे हम काफ़ी रूट्स के ऊपर करें, मैं पहले बुलेट ट्रेन की बात करता हूँ। वो 2 रेट ट्रेन के ऊपर चल रहे हैं, जैसे कि मुंबई टू अहमदाबाद। वो जापान की जो कंपनी जायका, सरकार की निजी कंपनी ने, सरकार के अंग है, वो पूरी तरह से उसका सर्वेक्षण कर रही है फिजिबिलिटी बनाने के लिए, कि वो फिजिबिलिटी स्टडी आएगी, उसके बाद में हम उसके बाद बहुत ही जल्द वो आएगी, उसके बाद में हम कैबिनेट के पास जाएंगे, उसके ऊपर निर्णय करेंगे। दूसरा है दिल्ली टू चेन्नई, काफ़ी लंबा है लेकिन उसमें 2-3 फेजेस में हो सकता है। उसके लिए चीन ने कहा था कि हम इसमें आपको फिजिबिलिटी करने में मदद करेंगे, तो हम उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी नॉर्मल ट्रेन है, जो शताब्दी है, राजधानी है और बाकी और ट्रेन है, उसकी भी स्पीड्स बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आपको कहता हूँ कि ये दोनों के लिए, जैसे मुंबई दिल्ली टू चंडीगढ़ है, दिल्ली टू जयपुर है, इससे काफ़ी लाइन्स है, उसमें भी स्पीड काफ़ी बड़े पैमाने पे बढ़ सकती है। उसके लिए भी हम अलग से काम करें, उस इससे लेन देन नहीं है कि बुलेट ट्रेन से, ये अलग बात है। तीसरी बात मैंने जो आपको कहा कि जब हम पूरी तरह से ये हमारी जो डबलिंग ट्रिपलिंग का काम पूरा कर सकते हैं, तो आज जो और हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आ रहा है वो 3-4 साल में आएगा, इसके लिए हम कोशिश करें, वो पूरा बन सकता है। फिर क्या होगा कि जो हमारी गुड्स ट्रेन है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे चलेगी, खास करके ये दोनों कंजेस्टेड एरियाज़ में। उसके बाद में जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसका भी स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि अभी गुड्स ट्रेन वहाँ नहीं चल रही है, तो आज जो उसका स्पीड आज ऑप्टिमम लेवल से भी कम चल रहा है वो भी बढ़ेगा। साथ साथ में गुड्स ट्रेन आज जो 20 किलोमीटर से भी नहीं चल पाती, वो भी काफ़ी टाइम टेबल करके वो भी चल सकेगी, यानी पूरी तरह से उसका एक अलग तरह से ट्रांसफॉर्म। आज लोगों को पता नहीं चलता कि ट्रेन आएगी कभी, जाएगी कभी, ये स्थिति नहीं आएगी, जरूर मैं कह सकता हूँ 3-4 साल में। जो एग्जिस्टिंग पटरियाँ हैं उन पटरियों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, और आपने फ्रेट कॉरिडोर की बात की है, जो माल ढुलाई वाली ट्रेनें हैं उसकी बात की है, तो क्या लगता नहीं है कि जो हाई स्पीड ट्रेन है या बुलेट ट्रेन है, बुलेट के लिए तो अलग पटरियों की ज़रूरत होगी ही, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन अगर इन पटरियों पर अभी चलाया जाता है तो उसमें कितनी कामयाबी हासिल होगी? नहीं, ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि इसीलिए भी हमने दिल्ली टू आगरा हमने ये पूरा बना के रखा है, लेकिन वो सेफ्टी कमिश्नर ने अभी तक हमें उसके लिए परमिशन नहीं दी है। तो इसके लिए ये बिल्कुल सही है कि सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा लेनी चाहिए, उसके लिए जो निवेश करना चाहिए, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल हम कहते हैं कि कोई आ नहीं पाए, इसके लिए पूरा फेंसिंग करना चाहिए। काफ़ी जगह पर दिल्ली टू आगरा के लिए हो चुका है, लेकिन सब जगह पे नहीं हुआ। ये सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जब हम करेंगे तो ये चीज़ों को ध्यान दे पर ही करेंगे। और साथ में रेल मंत्रालय के बाहर हमारा सेफ्टी कमिश्नर है, वो जब तक सर्टिफिकेट नहीं देता तब तक हम ये काम नहीं कर पाते। इसके लिए सेफ्टी एक बहुत ज़रूरी बात है, उसके लिए उसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं की जा सकती। एक रेल में सर बहुत जो मुसाफिर हैं उनके साथ एक बुनियादी सवाल सबसे बड़ा जुड़ा हुआ रहता है कि टिकटों का जो लिस्ट है वो बहुत लंबा वेटिंग, 400, 500, 600 तक वेटिंग दिया जाता है। खिड़की पर काफ़ी
भीड़ रहती है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या इस दिशा में कोई काम चल रहा है कि जो लंबा वेटिंग लिस्ट है उसको ख़त्म किया जाए और मुसाफिरों को राहत का पैगाम दिया जाए? नहीं, बिल्कुल सही। इसके लिए हमने ये किया कि आज हम 2-3 डिब्बे ज़्यादा लगाएंगे कि जहाँ पर इस तरह की जो नौबत है, जो जहाँ वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होती है, इसी जगह पर 2-3 डिब्बे ज़्यादा लगे। मैंने बजट में कहा था, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, ताकि क्या होगा कि लोगों को, और ये कॉमन आदमी, आम आदमी के लिए, वो पैसेंजर जो करने वाले, एक अति सामान्य आदमी के लिए जो होता है, उसके लिए हम लगाएंगे। साथ साथ में पूरी तरह से हम कंप्यूटराइज अभी जो कर रहे हैं IRCTC, उसकी वेबसाइट के बारे में कुछ लोगों की शिकायत थी, हमने उनको आदेश दे दिया है कि उसको पूरी तरह से रिवैम्प कर दीजिए, ताकि देख लीजिए वो भी बात काम चले। तीसरी बात आपने कही नहीं, क्योंकि लेकिन असलियत है कि बहुत सारी जगह पर ये जो दलाल लोग हैं वो लोगों को परेशान करते हैं। जो टिकट विंडो पे खड़े रहते हैं तो बोलते टिकट चाहे मैं आपको ला के देता हूँ। तो हमने वहाँ पे CCTV भी लगाई है, और फिर भी उसके बावजूद भी हो रहा है, ये मैं मानता हूँ, मैं जानता भी हूँ। इसके लिए मैंने RPF को स्ट्रिक्ट आदेश दिया कि इनको सबके खिलाफ एक बड़े पैमाने पे एक आपका ये चलना चाहिए, कैंपेन चलना चाहिए। तो ये भी करने की आवश्यकता है। लेकिन ये वेटिंग लिस्ट करने के लिए हमने इमीडिएट सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके लिए हमने 2 ज़्यादा डिब्बे हम जहाँ ऐसी ट्रेन की स्थिति है वहाँ पे लगाने का निर्णय कर लिया है। ट्रेन के डब्बों में सुरक्षा के लिहाज से, महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी CCTV लगाने की बात हुई है। तो क्या तमाम ट्रेनों में ये सुविधा बहाल होगी या फिर कुछ खास ट्रेनों में? सब ट्रेन पे तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जहाँ जहाँ ये वल्नरेबिलिटी है वहाँ पे हो जाएगी। और साथ में हमने एक दूसरा कार्यक्रम लिया है, उस पर थोड़ा समय लगेगा, 1 साल में नहीं पूरा हो पाएगा, लेकिन हमने पूरी तरह से जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। वो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म इस तरह से होगी, पूरी ऑपरेशन हमारी देश की, हमारी महिलाओं की सुरक्षितता वो देखने के लिए भी, जहाँ जहाँ कैमरा लगा है उसके कैमरा सिर्फ लगा के नहीं होगा, उसके ऊपर एक्शन लेनी होगी। वो जहाँ पे स्टेशन पे कैमरा लगा है तो उसके साफ़ सफाई भी देखी जा सकती है और भी काम किया जा सकता है। मैं इसका पूरा इंटीग्रेट करें, ये मैं मानता हूँ। यदि ये बहुत काम हम जल्द करने की कोशिश करें, वो पूरा होता है, तो दिल्ली में बैठकर आप हर स्टेशन की क्या स्थिति है वो भी देख पाएंगे। तो हमारे जो मेंबर है, जो मेंबर इंजीनियरिंग है, मेंबर इलेक्ट्रिकल है, मेंबर स्टाफ है, जो भी मेंबर्स है, वो यहाँ बैठकर देख सकेंगे कि क्या, और मेंबर ट्रैफिक है, क्या स्थिति है, साफ़ सफाई सही मायने में हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि जहाँ जहाँ कैमरा होगा, अभी ये एक कोशिश चल रही है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षितता ये हमारे लिए बहुत अहम बात है। हम एक महिला वाहिनी भी बनाने जा रहे हैं, हम एक CCTV कैमरा भी लगाएंगे, और हम सेंसिटाइज करें हमारे सभी RPF और हमारी जो GRP है उनके जवानों को, कि लोगों के साथ किस तरह से आपको डील करना है। उसका ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं, और हमने तो ये 15 दिन का हमें कार्यक्रम अभी शुरू करेंगे, जिसमें हम हमारी पूरी जो फोकस है वो यही है कि किस तरह से आम जनता को, मुसाफिरों को किसी भी हालत में तकलीफ ना हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मोर्चा है उस पर देखा जाता है कि रेलवे के पास रियल एस्टेट की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर ज़मीनें बहुत हैं, बेकार पड़ी हुई हैं। क्या भविष्य में कोई ऐसी योजना है कि रेलवे की जो बेकार पड़ी ज़मीनें हैं उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत किया जाए, डेवलप किया जाए और उसको रेलवे के विकास में? मैं आपको एक उसकी असलियत बताता हूँ कि जो रेलवे के पास जो ज़मीन है उसमें से कम 90% ज़मीन जो होगी वो ऐसी ज़मीन है जो आज जहाँ पे पटरी डाली है उसके बाजू में दोनों साइड पे, तो वो भी है सही माने में ओपन है, लेकिन ओपन रखना इसके लिए ज़रूर है कि अभी डबलिंग करना है तो उसके लिए ज़मीन लगेगी, टिपलिंग करना है उसके लिए भी लगेगी। लेकिन बहुत सारी जगह पर तो ऐसी नौबत आ गई है कि जहाँ पर लोगों ने उसको अतिक्रमण कर दिया है और उसके कारण वहाँ पे आज डबलिंग भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए वो ज़मीन आगे आने वाले दिनों के लिए रेल के लिए आवश्यक होगी। ऐसी कोई जगह पर जहाँ भी ज़मीन है, हमने तय किया कि वहाँ पर एक फ्रेट टर्मिनल बनाया जाए, सैटेलाइट टर्मिनल बनाया जाए, ताकि अभी जैसे आप देखेंगे, जाएंगे जयपुर जाएंगे या आप बनारस जाते हैं और कहीं पे पहला जो पुराना स्टेशन था उसमें इतनी भीड़ होती है क्योंकि लोग वहीं पे आ गए, वहीं शहर बढ़ गया। लेकिन शहर इस तरह से बढ़ा कि बहुत बड़े अलग अलग इलाके पे भी बढ़ गया। दिल्ली पहले हम सोचते थे कि नोएडा दिल्ली को हम नहीं मानते थे, लेकिन दिल्ली वहाँ तक फैल गई वैसे सही माने में देखा जाए तो क्यों ना हम वहाँ पर एक स्टेशन बनाए, सैटेलाइट टर्मिनल बनाए, ताकि जो लोग हैं वो वहाँ से नोएडा से दिल्ली न आए, वहीं से वहीं ट्रेन में बैठ सकते हैं, ट्रेन में सफ़र भी कर सकते हैं, वहाँ से घर में जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक करने के लिए, उसके लिए जगह लगेगी, इसके लिए वेयर हाउसिंग के लिए जगह लगेगी, स्टेशन डेवलपमेंट हम लोग करने का बड़ा कार्यक्रम है उसके लिए जगह लगेगी। इसके लिए हमने सोचा जगह को हम बेचेंगे नहीं, क्योंकि वो जगह बेचना और बाद में रेलवे के लिए लेना है तो 4 गुना दे के खरीदनी होगी। तो मुझे लगता है ये लेने के देने पड़ेंगे, इस तरह से बात ना आए, नौबत ना आए। इसके लिए हमने रेल की लैंड को बेचेंगे नहीं,
लेकिन उसका सही इस्तेमाल करेंगे और आगे आने वाले दिनों में वो जो आज जो हमारे पास ज़मीन है उस पर आके कोई कब्जा ना करे, इसके लिए भी हमने उसका पूरी तरह से डिजिटल मैपिंग करे। हमने वहाँ के अधिकारियों को आदेश दे दिया कि आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी रहेगी कि उसका अतिक्रमण न किया जाए। सर, एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, आने वाले दिनों में 4 साल अभी कार्यकाल बाकी है, 4 साल में भारतीय रेल का जनता की आकांक्षाओं पर खड़े उतरने का रोड मैप? मैं आपको ज़रूर एक वादा करता हूँ कि ये नहीं कहूँगा कि आपको हमारे रेल में इंटरनेशनल, लेकिन बहुत आज की जो स्थिति है उसमें 101% हम सुधार लाएंगे ही लाएंगे। हम उसको पूरी तरह से हमारी जान लगाकर हम काम करने की कोशिश करें, इसीलिए क्योंकि रेल को ठीक करना यानी देश को ठीक करना है। रेल का सफ़र लोगों के लिए एक ऐसा सफ़र बने कि कम से कम उसको यादगार लोगों के ज़िंदगी में रहे, इसीलिए कि सफ़र में तकलीफ़ नहीं हो, ये हम कह सकते हैं। सुहाना कराने के लिए और काम करना होगा, वो सफ़र सुहाना भी बनेगा और भी समय काम करेंगे, लेकिन ये ज़रूर हमारी कोशिश तो पूरी तरह से ही लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी भी उसमें पूरी तरह से हमें मार्गदर्शन करें कि किसी भी हालत में रेल को ठीक करना हमारी प्राथमिकता है, हमारी जिम्मेदारी है और हमारे लिए, देश के लिए और सबके लिए जो चुनौती है उसको हम सामना करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। चलिए, डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश के रेल मंत्री सुरेश प्रभु को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रेल को मुसाफिरों के लिए सुहाना सफ़र का सौगात दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।